तो फ्रेंड्स, नववर्ष की यानी सन 2022 की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी के लिए सन 2022 मंगलमय हो और आप सभी जिस उद्देश्य को लेकर के आप चल रहे हो और इस स्टडी में लग रहे हो वो उद्देश्य आपका पूरा हो, आपको सभी को सफलता मिले। बस शर्त ये है कि हमें अब जी जान लगाकर इसके अंदर लगना है ताकि हमारा ये एग्ज़ाम बिल्कुल एक ही बार में क्लियर हो जाए। हमें इसके लिए बिल्कुल डेडिकेट होकर के समर्पण भाव से काम करना पड़ेगा, तब जा कर के हम इसको अपने हाथ में लेकर के दिखाएंगे और तभी ये मिल पाएगा। तो अब मैं सर्कल का जो एक फर्स्ट बेसिक पार्ट मैंने लिया जिसमें 2 वीडियो डाले मैंने, अब जो तीसरा लेक्चर है यानी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर से अब मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स की तरफ बढ़ रहा हूँ और वो पार्ट है वृत्त x² + y² = a² और सरल रेखा y = mx + c का प्रतिच्छेदन। यानी जब एक वृत्त और सरल रेखा दोनों इंटरसेक्ट करें तो क्या क्या कंडीशन बनती है। तो देखिए ये वाला पोर्शन हायर एजुकेशन में चलता है, हालांकि पुरानी बुक्स के अंदर ये 11th क्लास में चल रहा है, तो ये एक तरह इसको आप 11th क्लास का ही माने, लेकिन ये फर्स्ट ईयर और उसके बाद वाली बुक्स में आता है, उस कोर्स में आता है। तो अपने 2nd ग्रेड और 11th 12th में ये कोर्स बिल्कुल पूरी तरह से शामिल है। इस पार्ट को इतने अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि हर बार आपके लाइन यही रहेगी और कर्व बदलेगा। इसकी जगह पैराबोला आ जाएगा, पैराबोला के बाद में इलिप्स आएगा और इलिप्स के बाद में हाइपरबोला आएगा। तो इन चारों कर्व के लिए हम इसी लाइन का इंटरसेक्शन लेकर के हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। तो अब आप देखें, इंटरसेक्शन की बात करें तो सीधी सीधी में बिना किसी लाग लपेट के x² + y² = a² इंप्लाइज x² और y की जगह mx + c होल स्क्वायर इक्वल टू a² और इसको सोल्व करें तो x² m² x² + 2mcx + c² - a² = 0। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² = 0। ये हमारे x में द्विघात समीकरण आ गया है। द्विघात समीकरण आप जानते हो, अब ये x में द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे और वो 2 मूल क्या है, x1 और x2। ठीक है, तो मूलों का योग जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा कहते हैं और दूसरा मूलों का गुणनफल, ये आपको दोनों का इसको लिखना है। तो ये मूलों का योग क्या होता, -b/a, तो ये माइनस और ये b/a और ये मूलों का जो गुणनफल है जिसको आप अल्फा बीटा लिखते हो तो ये हो जाएगा c/a, मतलब c² - a² अपॉन 1 + m²। ये आपके मूलों का योग और गुणनफल आ चुका। अब हम इसके अंदर ध्यान देंगे क्योंकि x में ये द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान हो रहे हैं, मूलों का योग लिख लिया, गुणनफल लिख लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x1 - x2 लेता हूँ, वो होता है x1 + x2 होल स्क्वायर -4x1 x2 रूट में, या भले इधर स्क्वायर लगा दो। तो ये इसकी वैल्यू जैसे आप यहाँ रखते हो तो x1 + x2 यानी कि इसका स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा 4m² c² अपॉन 1 + m² का होल स्क्वायर -4 और ये हो जाएगा c² - a² अपॉन 1 + m²। मैं एक काम करूं, रूट लगाने के बजाय इधर होल स्क्वायर कर देता हूं। देखिए मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी जरूरत भी यहाँ पड़ेगी। तो अब इसके अंदर ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये रेखा, ये वाली रेखा इसको इंटरसेक्ट कर रही है। आप देखना ये एक सर्कल है और सर्कल में मैं एक काम करता हूं, ये इसका सेंटर है सर्कल का 0 मतलब O, और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को यानी जो इंटरसेगमेंट बन रहा है
मान लो ये रेखा पूरी आगे बाहर निकल रही है इस तरीके से, तो ये पी क्यू जो है ये इस तरीके से एक जीवा बनेगी जिसको अपन अंतखंड कहेंगे। ये कौन सी रेखा है? ये वो रेखा है y = mx + c। और सर्कल, ये सर्कल कौन सा है? ये ए रेडियस और 0 0 सेंटर वाला यानी मूल बिंदु वाला सर्कल है। तो अब हम इसके अंदर क्या करें, क्योंकि ये हमारे पास में y = mx + c है और ये आ चुका है, तो आपके पास में जो कोऑर्डिनेट्स ले रहे हो आप x1 x2, इस पर भी अब ये p क्या है? p हो जाएगा x1 y1 और q हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ दोनों बिंदु आ चुके हैं। अब ये बिंदु क्योंकि सर्कल पर भी है तो आपको पता है कि y1 = mx1 + c और y2 = mx2 + c। तो इससे आपके y1 - y2 आ जाएगा m × x1 - x2। मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो y1 - y2 होल स्क्वायर = m² x1 - x2 होल स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया। ये क्यों निकाला अभी देखना, हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं इसलिए मैं ये निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये निकाल लिया हमने। अब आपके पास में क्योंकि PQ, हमें ये अंतखंड PQ की लंबाई निकालनी है, तो ये PQ = हो जाएगा x1 - x2 होल स्क्वायर y1 - y2 होल स्क्वायर रूट में। तो इससे हमारे x1 - x2 जो आएगा वो हमारे पास में एज इट इज पड़ा रहने दो, ये हमने निकाल रखा है। और y1 - y2 जो है हमारे पास में ये है। तो आप देखो कि यहाँ x1 - x2 होल स्क्वायर m² x1 - x2 होल स्क्वायर। मैं सुविधा के लिए इसको PQ स्क्वायर कर रहा हूँ, बाद में रूट कर देंगे। अब यहाँ x1 - x2 अगर इधर ले आओ तो ये PQ = आपके x1 - x2 हो जाएगा और इधर बचेगा 1 + m² का रूट। अब x1 x2 आपके पास आ चुका ये यहाँ पर, तो ये x1 x2 आप यहाँ से पुट कर दें रूट में, और आप चाहें तो इस तरह स्क्वायर लगा दें ताकि ये स्क्वायर बना रहेगा। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करें तो ये यहाँ जैसे ही रखोगे इसके अंदर इसकी वैल्यू, तो आपके PQ क्या आ रहा है? ये आ रहा है 4 m² c² -4 c² a²। और LCM अगर इसका है 1 + m² होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो मैंने ये यहाँ पुट कर दी PQ के आगे ये लिखा, और 1 + m² जो है क्योंकि इधर स्क्वायर है तो ये रूट नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये यहाँ पर 1 + m² आ जाएगा। तो ये आ रहा है, आप इसमें भी रूट लगा दें, भले इधर स्क्वायर लगा दें, काम कम हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर फाइनली PQ = आएगा 2√a² + 1 + m² - c² / 1 + m²। देखिए ये PQ ये उस अंतखंड की लंबाई है जो इस वृत्त पर रेखा y = mx + c द्वारा काटा जाता है। अब आपको ये फॉर्मूला अंतखंड की लंबाई का याद रखना पड़ेगा। ये खाली मैंने एक कैलकुलेशन ऐसे बता दी है, खाली ये समझने के लिए कि आप अंतखंड की लंबाई ज्ञात कर सकें। अंतखंड की लंबाई के लिए आपके पास सूत्र ये होगा। अगर वहाँ फॉर्मूला याद नहीं आए, वैसे फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, लेकिन अगर याद नहीं आए तो कुछ नहीं, y का मान उसमें रखा और x में द्विघात समीकरण आएगी, x के 2 मान आएंगे, वो दोनों मान एक एक करके आप इसमें रेखा के अंदर पुट कर लें तो y के भी 2 मान आ जाएंगे। यानी आपके पास में p x1 y1 कोऑर्डिनेट भी आ गया और q x2 y2 भी आ गया। आप दूरी सूत्र लगा करके डिस्टेंस फॉर्मूला और ये PQ की लंबाई ज्ञात कर ले। लेकिन इतना लंबा करने के बजाय बेटर ये होगा आपके लिए कि ये PQ अंतखंड की लंबाई याद कर लें। मैं आपको बता दूं कि आपको इसकी जगह
पैराबोला आएगा, पैराबोला के लिए भी आपको ऐसे पी क्यू निकालना पड़ेगा और उसको याद रखना है, मैं आगे उसको भी निकालूंगा। इलिप्स के लिए भी पी क्यू निकालेंगे और हाइपरबोला के लिए भी पी क्यू निकालेंगे। ये चारों में कॉमन पैटर्न है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए, अब ये जो पी क्यू अंतःखंड की लंबाई हमने फाइंड की और वो आई थी हमारे पी क्यू इक्वल टू 2√a² इंटू 1 + m² माइनस c² अपॉन 1 + m² और इस पूरे का रूट। ये पी क्यू अंतःखंड की लंबाई आ गई। अब इससे हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ले रहे हैं कि वृत्त x² + y² इक्वल टू a² द्वारा रेखा y इक्वल टू mx + c के स्पर्श करने की शर्त। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पर यानी ये जो रेखा थी, ये रेखा आपके इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो, सेंटर इसका O है और ये इसकी रेडियस A है, ठीक है। तो अब ये इसकी स्पर्श रेखा बने, और स्पर्श रेखा कब बनेगी? जब ये P और Q दोनों एक ही बिंदु पर आके मिल जाए, मतलब ये सरक करके यहाँ आ जाए, और जैसे ही ये रेखा y = mx + c इसकी स्पर्श रेखा बनेगी, इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, उस केस में आपके ये अंतःखंड PQ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 0। तो उस केस में आपके स्पर्श करने के लिए PQ = 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा? a² 1 + m² माइनस c² अपॉन 1 + m² इक्वल टू 0, और इससे आपके ये क्या आ जाएगा? c² इक्वल टू a² इंटू 1 + m²। ये है वृत्त को स्पर्श करने की शर्त। देखिए, PQ अंतःखंड की लंबाई और स्पर्श करने की शर्त दोनों ही आपको कंप्लीट याद रखना है। ये c² इक्वल टू a² 1 + m²। अब आपको बता दूं, ये पहले एक रेखा थी, एक सरल रेखा थी, इट इज जस्ट स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब ये स्ट्रेट लाइन इसकी क्या बन गई है? टेंजेंट बन गई है, स्पर्श रेखा बन गई है। तो मैं आपको बता दूं कि अब अगर मैं y इक्वल टू mx प्लस और c की वैल्यू पुट कर दूं यहां से प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा आपके a1 + m² का रूट। तो अब ये क्या बन गया? ये आपके डाल रूप में वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण। ये आपको समझ में आ जाए, ये ढाल रूप में वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया है। ये आपको इसको याद रखना है, स्पर्श करने की शर्त, और इस C की वैल्यू मैंने इसकी जगह पुट कर दी, तो ये अपने ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अंतःखंड PQ की लंबाई आ गई। तो हमारे पास 3 कंक्लूजन आए। अब अगर इसको आप क्या करो कि M के लिए इसको अगर सोल्व करो, तो ये M में द्विघात समीकरण बनेगी, और M में द्विघात समीकरण बनने का मतलब ये हुआ कि एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और ये बात हम पहले से ही जानते हैं। ये वृत्त है, तो ये कोई बाह्य बिंदु P है, तो ये आप अच्छी तरह से जानते हो, ये PA और PB दोनों स्पर्श रेखाएं इसकी हो जाएगी। और वो ये इक्वेशन जो है, ये हमारा समीकरण इसको इंडिकेट कर रहा है कि M में 2 घात वाला समीकरण है, इसलिए ये इसकी 2 स्पर्श रेखाएं होगी। तो ये स्पर्श करने वाली बात हो गई। अब मैं एक बात और बता दूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्श करने की एक शर्त और है,
सेकंड शर्त वो है वृत्त के केंद्र से सरल रेखा पर लंब की लंबाई बराबर वृत्त की त्रिज्या। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से याद रख लेना। पल पल में लगभग हर क्वेश्चन में ये चीज काम आ जाएगी। 2 क्वेश्चन छोड़ा तीसरे फिर ये स्टेप काम आ जाएगी। यानी स्पर्श करने की शर्त ये हो गई, और एक ये वाली जनरली काम कहाँ आएगी वो मैं आपको बता दूंगा अभी। वो ये काम वहां आएगी जब आपके वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 इस जनरल फॉर्म में होगा। आपको मालूम है कि इसका जो केंद्र है यानी सेंटर है वो -g - f है, और इसकी रेडियस जो है वो है g² f² - c। मैंने इसके साथ में ये दोनों चीजें बता दी है। यहाँ तो वृत्त ये था और रेखा वो थी, और यहाँ वृत्त का व्यापक समीकरण आ गया, और इसके अंदर ये जो है आपके -g और -f इसका सेंटर हो जाएगा। तो उस केस में आपके ये त्रिज्या हो जाएगी। तो आप ये शर्त यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अभी इसी के अंदर यानी टेंजेंट्स यानी स्पर्श रेखा वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं कि बिंदु P x1 y1 से वृत्त नंबर फर्स्ट x² + y² = a² की स्पर्श रेखा का समीकरण, और दूसरा है आपके वृत्त x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है ना, का समीकरण। तो आपको इसके लिए अलग से कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधा आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर देखिए x² को तो रिप्लेस करना है x1 से, y² को रिप्लेस करना है y1, और 2x को रिप्लेस करना है आपको x + x1 से, और 2y को रिप्लेस करना है आपको y + y1 से। इससे आपके दोनों की स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। कैसे? x² यानी कि क्या बन जाएगा x1 + y1 इसका = a²। ये इसकी स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। फिर इसी से वापस इसका, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपके x1 y1। अब यहाँ g को तो आप बाहर ले लो, तो ये बचेगा 2x, और 2x को क्या लिखना था x + x1। फिर f को बाहर ले लो तो 2y बचा, y + y1 + c = 0। ये आपके इस सर्कल की यानी व्यापक रूप में जो वृत्त होता है उसकी स्पर्श रेखा का समीकरण। किस पर? बिंदु x1 y1 पर। यहाँ जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हो 2 3 पर, तो यहाँ 2 × x + 3 × y बराबर a², या अगर a कुछ दे रखा हो तो डायरेक्ट आपको इसके अंदर पुट करना है। अब रही बात, वापस देखना आप इन दोनों के समीकरण आपने पढ़े। यहां मैंने स्पर्श रेखा के समीकरण लिए हैं। अब मैं देखना इसी से ले रहा हूं नॉर्मल यानी कि अभिलंब का समीकरण, उसी बिंदु P x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण। अब जैसे मैं आपको बता दूं
कि पहली बात तो अभिलंब होता क्या, ये एक वृत्त है और वृत्त के बिंदु P x1 y1 से ये मैं x1 y1 कर दूं तो ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई और इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो गया आपके, ये जिसकी सेंटर O है और रेडियस इसकी A है, ये A। अब इसने कहा कि नॉर्मल का इक्वेशन, अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब होता क्या, अभिलंब उसी रेखा पर एक लंबवत रेखा होती है, वो अभिलंब होगा, सीधी सीधी बात। अब लंबवत तो होगी लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उस बिंदु से पास होनी चाहिए, उस बिंदु से जानी चाहिए, ये याद रखना, ये होगा इसका अभिलंब। यानी जिस बिंदु से वो रेखा जा रही है अभिलंब भी उसी बिंदु से जाना चाहिए और वो उस पर लंब होना चाहिए। तो अब हमें इसका इक्वेशन पता है ये वाला, तो हम अभिलंब का इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब कोई रटने की जरूरत नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे एक रेखा 3x + 4y + 5 = 0 एक रेखा है और इसके लंब रेखा का समीकरण क्या बताया मैंने, दोनों के गुणांक चेंज करो, साइन चेंज करो बीच में और प्लस लेमड़ा बराबर 0, ये इसके लंब रेखा का समीकरण है, ये अपने को पता है। तो हमारे पास ये रेखा दे रखी जो स्पर्श रेखा है, हमें इसके लंबवत यानी कि इसको अपन अभिलंब कह रहे हैं, इसका निकालना, तो क्या हो जाएगा, हम गुणांक चेंज कर लेते हैं। पहले तो गुणांक यानी x y1, फिर साइन भी चेंज करना और यहाँ y x1 प्लस लेमड़ा = 0, ये हम निकाल लिया। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, कोई बिंदु दिया होता है वो हम यहाँ रख करके लेमड़ा निकाल लेते हैं। तो अब हमारे ये अभिलंब किस बिंदु से गुजर रहा है, ये अभिलंब हमारे P x1 y1 से गुजर रहा है, तो हम x y की जगह x1 y1 रख देंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं रखूंगा, मैं तो क्योंकि ये रेखा 0 0 से भी गुजर रही है तो मैं तो 0 0 रख लेता हूं इसके अंदर, तो ये भी आपके 0, ये भी 0 और ये लेमड़ा भी बेचारा 0, ठीक है। यानी आपके अभिलंब का समीकरण क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन x y1 - y x1 = 0, ये आपके अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। किस पर, बिंदु x1 y1 पर, बिंदु x1 y1 पर स्पर्शिका का समीकरण, और इसी से मैंने अभिलंब का समीकरण निकाल लिया। ठीक ऐसे ही ये हमारे स्पर्शिका का समीकरण है, व्यापक रूप में जो वृत्त है उसका। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, सेम वही काम करना है। करना क्या है, सीधा सा कि इसका अगर अभिलंब का समीकरण निकालना है तो आप पहले तो इनके गुणांक चेंज करें। गुणांक में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा इसको सही कर लें। तो देखो ये x1 + g इंटू x और y1 + f इंटू y, ये साथ में हो जाएगा प्लस, और फिर क्या बच रहा है, ये gx1 fy1 + c = 0, ये बच रहा है। अब इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बदल लिया, ये ax + by + c = 0। अब इसका हमें अभिलंब का निकालना समीकरण नॉर्मल का, तो क्या करेंगे हम, इनके गुणांक चेंज कर लो, यानी इसकी जगह किसको बिठा दूं, y1 + f बाहर x, फिर साइन चेंज और इसकी जगह कौन बैठ जाएगा, x1 + g और यहां बैठ जाएगा y, और ये पूरा आपके क्या हो जाएगा, लेमड़ा = 0, ठीक है। अब आपके ये लेमड़ा निकालना, जो भी लेमड़ा आएगा वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये हमारे अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। लेमड़ा कैसे निकालेंगे, ये किस बिंदु से गुजर रहा, ये x1 y1 से गुजर रहा, आप x1 y1 यहाँ पुट कर दें, क्योंकि हम x1 y1 पर ही तो निकाल रहे थे स्पर्शिका का समीकरण। तो x1 y1 पर स्पर्शिका का समीकरण ये, और इसी से गुणांक बदल करके, चिन्ह बदल करके और लेमड़ा ज्ञात करके वैल्यू पुट करने से अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। तो ये आपके इसका अभिलंब का समीकरण आ जाएगा लेमड़ा की वैल्यू पुट करने के बाद में। तो मैंने स्पर्श रेखाओं से ही अभिलंब के समीकरण भी आपको बता दिए, यानी आपको रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इनको याद रखना बहुत इजी काम। अब मैं चलता हूं वापस, एक जो सरल रेखा आई थी y = mx + c मतलब ±1 +
एम स्क्वायर। याद कीजिए कौन सी है, ये c का मान रख दिया है, मतलब c का मान क्या था, c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। लर्न, याद रखें इसको बिल्कुल। देखिए जो याद रखना वो याद रखना, हर चीज के लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये याद रखना पड़ेगा। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, आप इसको याद रख लें। अब ये क्या बन गई, पहले तो बेचारा ये एक सरल रेखा थी, लेकिन अब ये इसका नामकरण हो गया है, ये ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण है। हम क्या करें इसको, मैं इसको mx माइनस वाई प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 इस फॉर्म में ले आता हूं। ये ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण है। मैं किस दिशा में जा रहा हूं, मैंने ये क्यों लिया, इन चीजों को रिपीट करने के लिए नहीं, अब मैं स्पर्श बिंदु के निर्देशांक निकालने जा रहा हूं। तो स्पर्श बिंदु के लिए ये एक स्पर्श रेखा का समीकरण, मान लीजिए ये स्पर्श, ये वो रेखा है ढाल रूप में, और स्पर्श बिंदु के कोऑर्डिनेट x1 y1 है जो हमें ज्ञात करने हैं ढाल रूप वाली में। तो आपको मालूम है कि x1 y1 वाली स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता, x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये वाला दोनों ही स्पर्श रेखा का समीकरण है, ये ढाल रूप में और ये x1 y1 अपने कार्तीय रूप में। आप इनका कंपेयर कर लें। जैसे ही मैंने ढाल रूप में इस समीकरण को लिया स्पर्श रेखा के, इसका मैंने इससे कंपेयर किया, तो x1 अपॉन ये y1 अपॉन ये -1 और ये जो आपके माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा। तो आप देखें कि इससे मैंने x1 y1 निकाल लिए, तो आपके ये x1 y1 के कोऑर्डिनेट के आगे, यानी ये आपके एक तरह से आ रहा है स्पर्श बिंदु के कोऑर्डिनेट्स। अब यहां ध्यान रखें ये माइनस ये प्लस है और ये प्लस माइनस है, आपके ऑप्शनल में आएगा तो वहां पर इन्हीं को वो ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि माइनस के साथ प्लस का कॉम्बिनेशन है और प्लस के साथ माइनस है। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जो ढाल रूप में है दोनों को कंपेयर करते ही हमारे ये इसके स्पर्श बिंदु के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो अब आपने देख लिया स्पर्श रेखा का समीकरण दोनों ही रूप में, और अभिलंब के समीकरण दोनों ही रूप में। 4 चीजें हो गई। फिर हमने दोनों स्पर्श रेखाओं ढाल रूप में और कार्तीय रूप में इनका कंपेयर किया, तुलना की, और इससे मैंने x1 y1 के कोऑर्डिनेट निकाल लिए जो इसके स्पर्श बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये याद नहीं आता है तो तुरंत, क्योंकि आपने ये तो याद कर ही रखे हैं, ये आपको पता, तुरंत कंपेयर किया कि 2 मिनट भी नहीं, एक 10 सेकंड के अंदर काम हो जाएगा आपका। तो आराम से आप ये भी निकाल सकते हो। फिर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आपको ये बात पता है कि जैसे कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या अगर a है, तो आपको मालूम है कि a cos थीटा और a sin थीटा, इसके बारे में, यानी इस कोऑर्डिनेट्स का इस वृत्त से क्या संबंध है। आप जानते हो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है, प्राचलिक निर्देशांक जो इसको संतुष्ट करते हैं, मतलब x बराबर ये और y बराबर ये, a sin थीटा, a cos थीटा, a sin थीटा। अब यहां मैंने कहा कि बिंदु x1 y1 से स्पर्श रेखा का समीकरण, तो खास तौर से मैं बता दूं कि इस बिंदु से अगर लिया जाए तो ये स्पर्श रेखा क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a। ये भी एक स्पर्श रेखा का समीकरण है। किस बिंदु पर, a cos थीटा a sin थीटा पर। ये आपके जगह जगह काम आएगी, इसलिए आप इसको भी याद ही रख लें, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से लेना आपको। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर आपको बताएं, आपको इनको याद रखना है।